लद्दाख में शोक नदी के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा, जिससे 7 जवानों की मौत हो गई। वहीं कई जवान घायल भी हो गए। सभी 19 घायल हम बता दें कि सैनिकों को हरियाणा के पंचकुला स्थित सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से बात कर हालात का जायजा लिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस हादसे पर शोक और दुख जताया है। पुणे दौरे के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आज वे आरोग्य भारती द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली समय की आवश्यकता है समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 से पहले के शासन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर उदासीनता का माहौल था। इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों और मध्य वर्ग पर पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी को लेकर जिस तरह का जोश देखा जा रहा है वो अद्भुत है और इस उभरते क्षेत्र में रोजगार पैदा होने की संभावनाओं के संकेत भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण दिया कि कैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी बड़ी क्रांति का आधार बन रही है और इसके जरिए पहली बार गांवों में सभी संपत्तियों की माप डिजिटल तरीके से की जा रही है और लोगों को संपत्ति कार्ड भी दिए जा रहे हैं। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारवार तट पर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर सवार हुए। उनके साथ भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे। वहीं राजनाथ सिंह ने नौसेना बेस में भारतीय नौसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। और देश में मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इस साल 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट का फॉर्म भरा है। ये आंकड़ा साल 2021 की तुलना में करीब 2.5 लाख ज्यादा है। अब बात खेलों की। जकार्ता में खेले जा रहे एशिया कप के नॉकआउट राउंड में भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर भारतीय टीम ने नॉकआउट राउंड में जगह बनाई थी। यहाँ और अब खबरें राज्य से। दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारियों को उनकी 4 संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश भी जारी किया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 31 मई को दिल्ली तलब किया है। ये पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IISER पुणे में डेटा विज्ञान विभाग की आधारशिला रखी। साथ ही स्वास्थ्य और रोग में नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन
फंक्शन का उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर तंज कसा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के जीतने पर विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। ये जनादेश का अपमान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव और प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें प्राकृतिक कृषि विकास योजना पर चर्चा की गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो सरकार परियोजना की समीक्षा के दौरान कहा कि इसने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को एक नया प्रतिमान दिया है। पटनायक ने कहा कि सभी एजेंसियों से इस पहल में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का आग्रह किया और इसकी बारीकी से निगरानी के निर्देश दिए। मणिपुर के राज्यपाल गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उखरूल जिले के शिरुई गांव के हेरिटेज सेंटर वांगयान में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव का शुभारंभ किया। ये उत्सव कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। बच्चे पैदा करने के विकल्प के रूप में सरोगेसी संबंधी कानून को सिर्फ परोपकारी ही बनाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता एक महिला और एक पुरुष ने इसे व्यावसायिक भी बनाने की मांग की है ताकि वे भी सरोगेसी के जरिए बच्चे का पिता और माता बन सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। और अब दुनिया भर की खबरें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बात श्रीलंका की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने वित्तीय संकट के दौरान भारत के समर्थन की सराहना की है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भविष्य में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर भी बातचीत कही है। वहीं बात करें मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने चिंतित न होने की सलाह दी है। WHO के मुताबिक 20 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के करीब 200 मामले सामने आए हैं, जिन्हें आमतौर पर असामान्य बीमारी के प्रकोप के लिए नहीं जाना जाता है। हालांकि WHO ने लोगों से फिर भी सतर्कता बरतने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के सरकारी कर्ज को अनसस्टेनेबल पाए जाने के बाद उसे सरकार से पुख्ता भरोसा चाहिए कि कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान डेबिट सस्टेनेबिलिटी यानी कि इसको बहाल किया जाए और श्रीलंका के अधिकारियों और IMF के दल के बीच आर्थिक मदद को लेकर हुई तकनीकी स्तर की वार्ता के बाद इकोनॉमिक नेक्स्ट वेबसाइट ने IMF के हवाले से ये जानकारी दी है। इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि वो जल्द ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम तैयार करेंगे और इस पर IMF से मंजूरी भी लेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूसी बलों को पीछे हटाने के लिए पश्चिमी देशों से भारी हथियार देने की गुहार लगाई है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस केवल भारी हथियारों की संख्या के मामले में बेहतर है। तोपों और रॉकेट लॉन्चर प्रणालियों के बिना हम उन्हें पीछे नहीं हटा पाएंगे। देश के पूर्वी हिस्से में हालात गंभीर हैं, जहां रूसी बलों के हमले बढ़ रहे हैं। यूक्रेन का शहर सेवेरोदोनेत्स्क भीषण जंग के केंद्र में है। मेयर अलेक्जेंद्र स्टीयुक ने यह कहा है कि कम से कम 1500 लोगों की मौत हो गई है और करीब 12 से 13,000 लोग अब भी शहर में हैं, जहां 60% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं।